हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं AIC लाइव में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। आज लेक्चर 5। छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, देखते रहिए, कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं। आज का कॉन्सेप्ट है पैरेलल प्लेन मिरर्स और इसके साथ दूसरा कॉन्सेप्ट आएगा इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स। यानी दो प्लेन मिरर एक दूसरे के सामने होंगे और इमेजेस कैसे बनेंगी, कितनी बनेंगी, इसकी चर्चा करेंगे। तो हमारे पास एक ये बेस लाइन बना लेते हैं और ये बेस लाइन रेफरेंस के लिए है क्योंकि यहीं हम ऑब्जेक्ट रखने वाले हैं। बेस लाइन है, इस पर एक मिरर यहाँ रख लिया और एक मिरर यहाँ रख लिया। इस पर पॉलिश कर दिया और इस पर पॉलिश कर दिया। फिर कहीं बीच में ऑब्जेक्ट रख दिया, जैसे ये। ऑब्जेक्ट को मिरर 1 से 1 मीटर की दूरी पर रखा, ऑब्जेक्ट को मिरर 2 से 2 मीटर की दूरी पर रखा। इसे मिरर 1 कह रहे हैं, इसे मिरर 2 कह रहे हैं। कैसे इमेजेस बनेंगी? तो सबसे पहले तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगे। रे निकलेगी, ऐसे ऐसे टकराएगी, आती जाती रहेगी। यहाँ से निकलेगी, ऐसे ऐसे टकराएगी और वो मल्टीपल इमेजेस बनेंगी। ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, इसमें वर्चुअल ऑब्जेक्ट का सीन आने वाला है। तो आप ध्यान दीजिए कि एक रे मिरर 1 पे डायरेक्ट पड़ेगी और इसकी वजह से इमेज बनेगी। और प्लेन मिरर कहता है कि जो भी सोर्स है, यानी जो ऑब्जेक्ट है इंसिडेंट रे के लिए, वो मिरर से जितना दूर होगा इमेज भी उतना ही दूर बनेगी। इसे I1 कह रहे हैं, ये 1 मीटर की दूरी पर है। तो लॉजिकली जो रे यहाँ से पास होने वाली है वो ऐसे, थोड़ा साफ कर लेते हैं, ऐसे जाएगी रे, ठीक है। और एक रे तो आप ऐसे निकाल लीजिए डायरेक्ट यहाँ से। तो फिर मिरर 2 कहेगा कि ये O ही सोर्स है और जितना दूर ऑब्जेक्ट है इमेज मिरर से, उतना ही दूर तो इमेज बनेगी मिरर से। तो भाई साहब ये रे बनी। अब देखो ध्यान से, ये जो रे रिफ्लेक्ट होके आ रही है वो मिरर 2 पे फॉल कर रही है। तो मिरर 2 कहेगा कि ये जो रे है ये मुझ पर इंसिडेंट है और इस रे का जो सोर्स है वो ये I1 है। तो ये I1 बिहेव करेगा ऑब्जेक्ट की तरह M2 के लिए। आप कहोगे इमेज कैसे ऑब्जेक्ट बन गई? मैं पहले ही कहा था, इमेज और ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ऑब्जेक्ट का सीन तो ये है कि मिरर पर पड़ने वाली जो रे है, यानी इंसिडेंट रे है, उसका सोर्स क्या है, वो वर्चुअल हो, इमेजिनरी हो, वो कन्वर्जिंग पॉइंट ही ऑब्जेक्ट है। तो I1 बिकम्स द ऑब्जेक्ट फॉर M2। अब M2 के लिए अगर वो ऑब्जेक्ट है तो लॉजिकली 3 मीटर ये और यहाँ से 1 मीटर ये, 4 मीटर दूर ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से 4 मीटर दूर पे इमेज बन जाएगी। तो आप यहाँ से 4 मीटर दूर पर इमेज बना दीजिए, उसे आप कह दीजिए कि I3। बढ़िया लगा। अभी जो I3 है, यहाँ से आप एक रे निकाल दीजिए। अब दूसरा देखो, ये जो I2 बनी थी ये रिफ्लेक्ट होकर के रे मिरर 1 पे पड़ रही है। अब चर्चा मिरर 1 से करो। मिरर 1 कहेगा कि ये इंसिडेंट रे मुझ पर आ रही है। जो इंसिडेंट रे मुझ पर आ रही है वो इस सोर्स से आ रही है, यानी I2 विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर M1। तो मिरर 1 के लिए अगर वो ऑब्जेक्ट है तो लॉजिकली ये दिख रहा होगा कि ये तो साहब 2 मीटर है और ये वाला देखोगे तो 4 मीटर है। तो M1 के लिए ये ऑब्जेक्ट मिरर से 3 मीटर ये और 2 मीटर ये, 5 मीटर की दूरी पर है। तो जो इसकी इमेज बनेगी वो भी बच्चा I4 कह देते हैं और वो 5 मीटर पर ही बनेगी। तो बस इससे रे निकालिए और यहाँ पहुँचाइए।
ठीक है। अच्छा साहब, अब ध्यान से देखो, फिर कहोगे कि ये वाली रे भी तो इंसिडेंट हो रही है M1 पे, और ये M1 पे जब इंसिडेंट हो रही है तो M1 कहेगा इसका सोर्स कौन है, तो तुम कहोगे कि I3। तो I3 विल बिहेव एज ऑब्जेक्ट फॉर M1। I3 की दूरी देख लो M1 से, 4 मीटर ये और 3 मीटर ये, 7 मीटर हो गया। तो मिरर से अगर 7 मीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट है तो मिरर से 7 मीटर की ही दूरी पर इमेज बनेगी। ये 7 मीटर हो गया। यहाँ से रे निकालिए, रिफ्लेक्ट कराइए। अच्छा भाई, अब M2 से बातें करते हैं। M2 कहेगा ये रे देखो मुझ पर इंसिडेंट हो रही है, इसका सोर्स कौन है, और तुम अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट पहचानना सीख गए हो। तो ये I4 हमारे M2 के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। और अगर ये मिरर 1 से 5 मीटर की दूरी पर था और इन दोनों के बीच की दूरी 8 मीटर की है, 3 मीटर की है, तो टोटल मिला के 8 मीटर हो गया। यानी कि M2 जो I4 की इमेज बनाएगा वो एक्चुअली 8 मीटर पे बनाएगा। इसको हम I6 लिख लेते हैं, और ये 8 मीटर पर होगा फ्रॉम M2। राइट साइड में जो दूरियां लिखी है बेटा वो मिरर 2 से नापी, और लेफ्ट साइड में जो दूरियां लिखी हैं वो मिरर 1 से नापी। इंपॉर्टेंट बात है कि जिस मिरर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो डिस्टेंसेस भी उसी से मेजर की जाएंगी। अब क्या करें, I4 की इमेज बना रहे हो तो I4 से रे निकाल दीजिए। लीजिए साहब, एक रे बन गई। फिर आप कहिए कि यार मिरर 2 से पूछो तो ये भी तो कोई रे आ रही थी हमारे पास, और इसका सोर्स तो I5 है, और I5 अगर सोर्स है और मिरर 1 से 7 मीटर की दूरी पर है और इसको देखो 3 मीटर है, तो लॉजिकली 10 मीटर। तो मिरर 2 से इमेज हो गई 10 मीटर पे, इसे हम I7 कह रहे हैं, और वो 10 मीटर पर है। और अगर मैं मिरर 1 से 10 मीटर कर देता हूँ तो बस यहाँ से एक रे निकाल दीजिए। इमेज पहले मार्क कर लीजिए और फिर इमेज से रे निकालिए, तो रे डायग्राम सही बनेगा, समझ भी आएगा। और बहुत साफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, पर साफ़ सुथरा लिखने से फ़ायदा होता है कि आपको साफ समझ आता है कि उसमें हो क्या रहा है। अब ये पिक्चर आपको समझ में आ गई, तो ये फिर से समझ में आया कि इन दो रेज़ कि फिर से यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा और दो इमेज बनेंगी, और फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, फिर दो इमेज बनेंगी, फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, और ऐसा तो इन्फानाइट रेज बन सकती हैं, क्योंकि एक दो रेज तो है नहीं, है तो इन्फानाइट रेज, और इन्फानाइट टाइम्स रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो दोनों तरफ नंबर ऑफ इमेजेस इन्फानाइट बनेंगी। तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बराबर लेटा हुआ 8। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इन्फानाइट बनने वाली हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि इन्फानाइट इमेजेस बनती है। पर सर दिखेंगी कितनी? तो इन्फानाइट इमेजेस बेटा दिखेंगी नहीं, कारण जब रिफ्लेक्शन होता है ना मिरर से, तो बहुत सारी इमेज ये रेज ऐसी होती हैं जो एब्जॉर्ब भी हो जाती हैं और थोड़ी बहुत स्कैटर भी हो जाती हैं। तो रेज का लगातार लॉस होता है, एनर्जी का लगातार लॉस होता है, जिसके कारण से इंटेंसिटी समय के साथ जो फर्दर इमेजेस बनती जा रही हैं, यहाँ की इंटेंसिटी ज़्यादा कम कम, शुरुआत में तो इतना कम डिक्रीमेंट आता है कि नहीं समझ में आता कि फेड हो रही है, बट नंबर ऑफ इमेजेस के बाद आप पाओगे कि इंटेंसिटी इतनी कम होने लग जाएगी कि आप उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिकली इन्फानाइट इमेजेस बनती हैं, उतनी दिखती नहीं हैं, ठीक है, इन्फानाइट बनती हैं। लोकेशंस क्या होंगी? तो अगर ऑब्जेक्ट की इमेजेस बनाओ और इनकी लोकेशन देखो, तो लोकेशंस बहुत ज़रूरी हैं। दो तरह के हमारे पास मिरर हैं, मिरर 1 और मिरर 2। मिरर 1 में बनने वाली इमेजेस और मिरर 2 में बनने वाली इमेजेस के बारे में हमें जानकारी देनी है। तो ये ऑब्जेक्ट की दूरी मिरर 1 से देखो कितनी है, 1 मीटर, और मिरर 2 से कितनी है देखो, 2 मीटर। तो मिरर 1 की पहली इमेज 1 मीटर पे होगी और मिरर 2 की पहली इमेज 2 मीटर पे होगी। डायरेक्ट लिख लो मिरर से कितनी दूरी है। फिर मिरर के बीच की डिस्टेंस देखो, और वो है मेरे बच्चे 3 मीटर। कितनी है? 3 मीटर है। अच्छी बात, 3 मीटर है। फिर ध्यान से देखो, अगर मुझे मिरर 2 की इमेज चाहिए दूसरी वाली, तो मिरर 1 में 3 मीटर ऐड करना पड़ेगा, आंसर आएगा 5 मीटर। और अगर मुझे मिरर 2 में इमेज चाहिए तो मुझे 3 मीटर ऐड करना पड़ेगा, आंसर आएगा 5 मीटर।
फिर यहाँ से 3 ऐड करो तो आएगा 8 मीटर। यहाँ से 3 ऐड करो, 4 आना था यार, यहाँ पे 5 लिख दिया। 3 में 1 जोड़ोगे 4 आएगा, 7 मीटर। फिर यहाँ जोड़ोगे 10 मीटर, फिर यहाँ जोड़ोगे 11 मीटर। ध्यान से देखो, मिरर 1 की जो इमेजेस आ रही हैं वो आ रही है 1 मीटर पे, वो आ रही है 5 मीटर पे, वो आ रही है 7 मीटर पे, वो आ रही है 11 मीटर पे। मिरर 2 की जो इमेजेस आ रही हैं वो आ रही है 2 मीटर पे, वो आ रही है 4 मीटर पे, वो आ रही है 8 मीटर पे, वो आ रही है 10 मीटर पे। एंड यू सी कि यही तो आंसर्स हमारे आए थे, ये तो शॉर्ट ट्रिक बन गई। तो इतनी इमेज और रे डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ऑब्जेक्ट की मिरर से दूरियां लिख दीजिए। जब आप मिरर की ऑब्जेक्ट से दूरियां लिख देंगे, ऑब्जेक्ट कौन से मिरर से कितना दूर है ये मार्क कर देंगे, तो बस वो पहली इमेज जो बनेगी वो आप यहाँ पर इनके नीचे लिख दीजिए। फिर मिरर के बीच की डिस्टेंस इस क्रिस क्रॉस मेथड से ऐड करते जाइए और आपको मिरर 1 और मिरर 2 से बनने वाली इमेजेस के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ठीक, अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है इंक्लाइंड मिरर। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंक्लाइंड मिरर, प्लेन मिरर्स हैं, इंक्लाइंड टू ईच अदर हैं। मैं पहला बेसिक एग्जांपल जो बचपन में कराया जाता है उसका नाम है परपेंडिकुलर मिरर्स। इसकी ही चर्चा करते हैं क्योंकि यही सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है और खैर इतना टफ भी नहीं है और इतना कोई ख़ास भी नहीं है, बट ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है साहब, इस ऑब्जेक्ट की अगर मैं स्केल से भी ड्रॉ करूं, ये ऑब्जेक्ट से दूरी, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है। इस दूरी को ए बोला, इस दूरी को बी बोला। सिमेट्रिक भी नहीं रखा हमने, कोई बात नहीं, नहीं सिमेट्रिक रखा तो कोई ख़ास दिक्कत की बात नहीं है। बस ऐसा इंश्योर करना बेटे कि ये जो ऑब्जेक्ट है अगर ए डिस्टेंस पे है तो लॉजिकली उसकी जो इमेज होगी बेटा वो भी ए डिस्टेंस पर ही होगी। उसकी इमेज भी ए डिस्टेंस पर ही होगी। तो अब ए डिस्टेंस पे इमेज बना लीजिए, तो ये बनी उसकी इमेज। ठीक, इसे I1 कह देते हैं। इन सिमिलर वेज अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूँ तो तुमको दिखेगा ये इसकी इमेज आ गई, ये बन गई इमेज 2। ये डायरेक्ट आपने कैसे लिख ली? तो मैं बस इतनी बात बताना चाहता हूँ बेटा कि अगर ये ऑब्जेक्ट है और ये मिरर है तो इससे एक रे निकलेगी। तो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी है कि जितना दूर है ऑब्जेक्ट मिरर से उतना ही दूर है इमेज मिरर से, जितना दूर है ऑब्जेक्ट मिरर से उतना ही दूर है इमेज मिरर से। इसके रे डायग्राम्स बना लो, तो एक रे निकालो ऐसे और बच्चा उसे ऐसे पास कर लो इमेज से और कह दो कि ये पहली वाली इमेज तो बन गई। नहीं, बात तो सही यार, बन तो गई, इसमें तो कोई दो राय नहीं। फिर बच्चा कहेगा दूसरी वाली भी बना के दिखाते हैं इसी तरह। ये इस तरह से तो 2 इमेजेस तो हमने बना ली। इसके बाद का सीन ये है कि क्या ऊपर ही रह गई होगी? ऐसे भी तो रह जा सकती है। तो हमने कहा जा तो सकती है, उसमें क्या कष्ट है, जा रही है, हमें इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं। पर अब प्रॉब्लम यहाँ से आएगी कि जब रिफ्लेक्ट होगी तो वो पिक्चर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। रे रिफ्लेक्ट कैसे हुई? ठीक है, रे रिफ्लेक्ट कैसे हुई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमने कहा अच्छा भाई रे का रिफ्लेक्शन दिखा देते हैं। रे का रिफ्लेक्शन दिखाया,
ये रहा रे का रिफ्लेक्शन इस तरह से। लेकिन तुम ध्यान से देखना मेरे बेटे, जो ये आई और ये रिफ्लेक्ट हुई, इन दोनों रेज में एक लोचा हुआ। तुमने कहा क्या? हमने कहा देखो ये रे आई और यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई तो I1 तो बनी, लेकिन ये जो रे रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है, अगर मैं पहले वाले ऊपर वर्टिकल मिरर का नाम मिरर 1 दूँ और हॉरिजॉन्टल मिरर का नाम मिरर 2 दूँ, तो मिरर 2 के लिए तो ये इंसिडेंट रे है, और ये जो इंसिडेंट रे है इसका सोर्स तो ये I1 है, तो I1 बिकम्स द ऑब्जेक्ट फॉर लेटा हुआ मिरर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मुझे अपने मिरर को एक्सटेंड करना पड़ेगा। बताया था ना, मिरर के सामने ऑब्जेक्ट ना हो तो मिरर को एक्सटेंड कर लीजिए। तो हम मिरर को एक्सटेंड करते हैं, और एक्सटेंड करने के बाद ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जिसे हम लोग शायद B कह रहे हैं, इतनी ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस पीछे आपको इमेज दिखाई देगी, जिसे आप I3 कह सकते हैं। मज़ा आया आपको? बढ़िया लगा? और जो रे रिफ्लेक्ट होके जाने वाली थी वो इस जगह से जाएगी। आपको कैसे पता कि वो वहाँ इमेज बन रही? बताया था ना कि अगर जो ऑब्जेक्ट है, रियल हो वर्चुअल हो जैसा भी हो, अगर मिरर के सामने नहीं है तो मिरर लाइन एक्सटेंड कर लीजिए और फिर वहाँ से आप इमेज प्लॉट करके रिफ्लेक्शन दिखा दीजिए। तो ये दूरी भी है। फिर आप देखें कि जो ये ऑब्जेक्ट है इसकी एक इमेज I2 बनी थी, जो ऐसे बनी थी। आपने इधर रे निकाली थी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि रे इस तरफ पड़े? हो तो सकता ही है। और इसका रिफ्लेक्शन कहाँ से कराओगे? सर I2 से ही कराएंगे, क्योंकि I2 इमेज बना रहे हैं हम लोग। तो आपने यहाँ से कुछ इसका रिफ्लेक्शन करा। मैं रे मेरे मिलाना नहीं चाहता हूँ ताकि समझ आने में कोई तकलीफ ना हो, अदरवाइज सारे रेस ठीक हैं। ये रहा। अब इमेज तो बन गई, उसकी दिक्कत कोई नहीं है, बट मिरर 2 से पूछो कि क्या ये रे तुम पर फॉल कर रही है, इंसिडेंट रे। इस इंसिडेंट रे का सोर्स कौन है? I2। तो मिरर 1 के लिए I2 ऑब्जेक्ट बन गया, और ऑब्जेक्ट मिरर के सामने नहीं है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस है। और इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट को साहब आप मिरर लाइन एक्सटेंड करके ही बना सकते हैं। तो मिरर लाइन को एक्सटेंड करिए और उसके सामने उसकी इमेज बना दीजिए। तो आप देखेंगे ये परपेंडिकुलर दूरी A और इसके पीछे भी परपेंडिकुलर दूरी A, और बन गई इमेज। और अगर वो सच में इमेज बन गई तो इसका मतलब वो I3 पे कोइंसाइड कर गई, और जो कोइंसाइड कर गई ज्योमेट्री के हिसाब से, आपको फिर डेफिनेटली उसी I3 से रे पास करानी है, और आपने रे पास करा ली। कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनी? नंबर ऑफ इमेजेस 3 बनी। नंबर ऑफ इमेजेस बराबर 3। ठीक है बात तो सही है। तो ये रे डायग्राम बनने के बाद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर बनने के टाइम पर जब स्टेप बाय स्टेप कर रहे हो फिर वो आसान होता है, टफ नहीं होता है। बनने के बाद कॉम्प्लिकेटेड होता है, मल्टीपल रेस सामने बनी हुई हैं तो आप उसे डिकोड नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप इसे एक बार दोबारा देखें और सीक्वेंस चेक करें कि किस सीक्वेंस में रेस बनाई है, कैसे ऑब्जेक्ट बनाया है, कैसे इमेज बनाई है। तो पहली वाली तो डायरेक्ट बना लेते हैं, बाद में मल्टीपल रिफ्लेक्शन से इमेज बनाते हैं। एक प्योर है और एक मल्टीपल रिफ्लेक्शन से बन रही, 3 इमेजेस दिखाई दे रही हैं। अच्छी बात है, बढ़िया है। ये तो 90 डिग्री का खेल है। सिखाया क्या जाता है? सिखाया जाता है कि मिरर के बीच का जो एंगल है वो इस बार 90 था। अगर 2 प्लेन मिरर के बीच का जो एंगल है वो थीटा हो तो एक नंबर निकालिए n, जिसकी वैल्यू होगी 360/θ। और 360/θ को देखिए कि इसमें 2 आंसर्स आ सकते हैं, या तो ये ऑड आ जाएगा या तो ये इवन आ जाएगा। इवन आएगा तो नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगी वो होंगी n-1, और ऑड अगर आया तो नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगी वो होंगी n। तो आप डायरेक्ट नंबर ऑफ इमेजेस निकाल सकते हैं। हाँ, उनकी पोजीशंस अगर आ गई तो इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट टू नो। हालांकि बहुत डिफ़िकल्ट तो नहीं होता है, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, सर्कल वाला कॉन्सेप्ट है, आसान है, बट स्टिल उस तरह के सवाल आते नहीं हैं। तो यहाँ तक पढ़ना ही काफ़ी है। नंबर ऑफ इमेजेस पे ही
सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर हो गया है, सब्जेक्टिव तो नहीं है कि बनाकर दिखाना पड़े, तो ये इजी है। ठीक है, ये है मल्टीपल रिफ्लेक्शन से प्लेन मिरर और बच्चा इंक्लाइंड मिरर के कॉन्सेप्ट। अब क्या करें, अब कुछ खास ना करें, अब हम लोग को पढ़ना चाहिए डेविएशन ऑफ रेज, कितने एंगल से रे डेविएट होती है, क्योंकि डेविएशन ऑफ रे ऐसा टॉपिक है जिसमें अगर ठीक से पढ़ो तो मज़ा आ जाए। तो ये छोटा सा वीडियो है, इसे देखिए। अगला जो वीडियो आ रहा है वो डेविएशन ऑफ रेज पर आ रहा है।